हेलो फ्रेंड्स, महेश आनंद यूनियन अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोर्ट प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 7 तक सोल्व कर चुके हैं। जो हम लोग ये बगल में जो दिख रही है प्लेटफॉर्म बुक, इसी से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 8 को देखने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, कहता है 51 नंबर पर जो क्वेश्चन होगा उस बुक में कहता है कि 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, कह रहा है कि 18, 21 और 39 का HCF पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इसका HCF आप निकालिएगा तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 3 से सब वो कट रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पंक्तियों की संख्या जो हमसे पूछा गया है ना, अर्थात एक पंक्ति में 3 होगा। पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में 3 कोई भी पेड़ लगेगा। तो आप बताइए कि 18 गो मतलब कि सेब का पेड़ है, उसमें प्रत्येक में 3 लगाना है, तो कितना पंक्ति बन पाएगा? 6 बनेगा, अर्थात इससे इसमें भाग दे दिया जाता है। तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। और ये कितना बार में कटेगा? तो यह 13 बार में कट जाएगा। 13 × 39 और सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 26। और टोटल पंक्तियों की संख्या जो होगी 26 होगी। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, भाजक ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। बस जैसे है वैसे इसको इसके सामने पुट कर देना है। अर्थात 15,971 जो है हमारा भाज्य है और भाजक ही हमको ज्ञात करना है। तो मान लिए कि यह x है, गुना में भागफल जो हमारा दिया हुआ है 55 दिया हुआ है और शेषफल जो है 21 दिया हुआ है। जब इसको इस साइड ला के इसको जब इसमें से हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 55x बराबर 15,950 प्राप्त होगा। और उसके बाद हम 5 से इसको काट कर चेक कर लेते हैं, या ऐसे भी कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट 55 से काट कर देखते हैं। देखिए 55 दूना 110, 55 दूना कितना हो जाएगा? 110। यहाँ पे बच जाएगा उसके 55 दूना 110। उसके बाद यहाँ पर बच गया हमारा 49। अब 49 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 495 बन रहा है। 9 से देखते हैं तो 9 × 5 = 45। हाँ बिल्कुल 9। इसके बाद 9 से बार में कट जाएगा। उसके बाद में ये उसके बाद एक 0 बचा, तो इस पे 0 आ जाएगा। अर्थात जो हमारा भाजक होगा वो 290 होगा। और जिस ऑप्शन में 290 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपया में बेचा गया। इसे 210 रुपया में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि 230 रुपया में किसी वस्तु को बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% का हमारा जो पूंजी है वो, यानी कि हमारा CP और 15% का लाभ अर्थात 115% हो जाता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि जैसे जब 210 रुपया में बेचा जाता है तो क्या कंडीशन बनता है। तो 210 रुपया बराबर क्या प्राप्त होगा? ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है, जब यहां पर अगर हम 1 लेते हैं तो ये इधर 1 रुपया बराबर, तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 में इसमें जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
5% हो जाएगा। अर्थात हमेशा जो होता है सीपी हमारा क्रय मूल्य 100% होता है और उससे ये कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि जो लाभ हमारा हो रहा है वह लाभ बराबर 5% लाभ हो रहा है। लाभ पहला हो जाएगा। और दूसरा तरीका अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 115% बराबर 230 रुपया, तो 1% बराबर 2 रुपया, जाके इधर से कटेगा। उसके बाद में 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि यही तो हमारा सीपी है और एसपी जो किया गया है उस वस्तु को कितना में बेच दिया है, बाद में 210 रुपया में बेचा है। तो यहाँ पर इसका कितना लाभ हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है। अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं कि लाभ बट्टा में क्रय मूल्य और गुना 100%, तो कट जाएगा। देखिए 00 यही से ये कट जाएगा तो 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दोनों एक ही बात है, जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। कितना वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ की जो उम्र है क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, उन लोगों का जो औसत उम्र है 42 वर्ष है, इसमें 2 से गुना कर देंगे। और ये कब का है, योग 10 साल पहले का, तो इसलिए फिर प्लस करेंगे और 10 करके इसमें 2 से फिर गुना करेंगे, क्योंकि 2 लोग हैं। 2 लोग हैं तो पति का उम्र 10 साल बढ़ा तो पत्नी का भी 10 साल उम्र बढ़ा। यह चाहते तो इसमें डायरेक्ट हम जो 10 साल पहले का है ना, तो औसत में ही जोड़ के 2 से गुना करते, तब भी वही रिजल्ट हमको प्राप्त होता। तो ये क्या हो जाएगा, 52 दूना 104 हो जाएगा। 104 वर्ष है उन दोनों का वर्तमान में योग। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर अभी वर्तमान में ही चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हस्बैंड प्लस वाइफ और उसका एक पुत्र है सन, जो अब तीनों का मिला के जो है योग औसत जो है 39 वर्ष है, तो गुना 3 से कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 117 वर्ष हो जाएगा। तो आप बताइए कि हम H प्लस W प्लस S माइनस H प्लस W यानी कि हस्बैंड और वाइफ, तो क्या इसके पुत्र का जो है उम्र नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 117 माइनस 104 बराबर 13 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी 2 संख्याओं का अनुपात 13:14 हो। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे 7/9 और दोनों में प्रत्येक में क्या जोड़ें, तो इसमें भी x जोड़ेंगे और इसमें भी x, इसी का मान हमको ज्ञात करना है, इक्वल टू यह 13/14 हो जाए, इस अनुपात में हो जाए। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से कितना हो जाएगा 98, प्लस में हो जाएगा 14x इक्वल टू 13 9 117, प्लस में हो जाएगा हमारा 13x। ये इधर आके घट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा 19। और यही वो संख्या है जो दोनों में 19 जोड़ने पर 7 और 9 में 13:14 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या इक्वल टू होता है 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण, मतलब एक
बाह्य कोण के मान से भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मान लिए कि एक कोण ऐसा होगा जहां पर ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो मान लिए कि इसमें से एक कोण x है, तो ये पूरा तो 180 डिग्री का कोण होता है, तो इधर वाला जो कोण हो जाएगा यह हो जाएगा 180 माइनस x। और हम जानते हैं कि ये दोनों मिला के 180 हो रहा है, अर्थात x उसके बाद में माइनस 180 माइनस x बराबर आ रहा है हमारा 140 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो जब माइनस इसमें एंट्री करेंगे तो एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस बन जाएगा, तो इधर जाके ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर भाग देंगे तो 160 डिग्री आ गया। इसका मतलब हो गया कि अंतः कोण का मान जो है 160 डिग्री है और बाह्य कोण का मान जो है वो कितना डिग्री है 20 डिग्री है, तभी तो इसका अंतर 140 हो रहा है। अब हमको निकल गया, तो भुजाओं की संख्या में क्या करेंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करेंगे, 360 डिग्री और प्रत्येक मतलब एक बाह्य कोण का मान कितना है 20 डिग्री दिया हुआ है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा, 18 दूना 36, भुजाओं की संख्या 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 6/25 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि दो संख्या ए और बी है जिसका योग जो है 30 है, ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा में कहता है इनका भी व्युत्क्रम अर्थात 1/a प्लस 1/b और इसका मान होता है 6/25, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम ऑप्शन पर से संतुष्ट कर लेंगे, जो हमारा आ जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इक्वेशन नंबर 1 को संतुष्ट करने के लिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको ए फिर इसको बी, इसी तरह कहते हैं, यानी कि इस साइड वाले मान को हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो जिस सभी को जोड़ते हैं तो ये भी 30 हो रहा है, यह भी 30 हो रहा है, यह भी 30 हो रहा है, यह भी 30 हो रहा है, अर्थात एक नंबर में तो टोटल ऑप्शन पास कर गया। अब बात आता है शर्त दूसरा पास कराने के लिए, तो ऊपर की तरफ हम मान को जब जोड़ेंगे ऑप्शन ए में देखते हैं तो 1/7 और प्लस में 1/23, क्या आपको लगता है कि ये 6/25 आएगा? तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए फेल कर गया। ऑप्शन इसको चेक करते हैं बी नंबर को, तो 1/11 प्लस में 1/19, ये भी नहीं आएगा, यह भी फेल कर गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं तो 1/5 प्लस 1/25, अर्थात देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, तो पहले ही आ गया बट्टा में। उसके बाद में देखिए ये यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 1, अर्थात 6/25 और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे रिंकू, उसके बाद में दीपक, दीपक लिख दिए, ऊपर हमेशा टाइम लिखते हैं, नीचे हम इफिशिएंसी को लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रिंकू दीपक की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी कि इसकी तुलना में इसका क्षमता 2 गुना है, 2:1 में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि रिंकू और वे दोनों, दीपक दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का क्षमता मिलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रिंकू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि टाइम और इफिशिएंसी का गुणनफल एक जगह जितना आता है उतना हर जगह हमको चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हाट, यहां हम क्या मान रखेंगे, मान लिया कि y गुने 2 इक्वल टू 28 गुना 3, इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 14 42, अर्थात रिंकू इस काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहां भी लिख देते हैं एक बार 42, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 7 का पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 7 का पावर 6 प्लस में 5 और भाग 6 करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको 7 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस में 1 और इसका पावर 6 और प्लस में 5 और बट्टा में हो जाएगा हमारा 6। देखिए 6 से 6 जब विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। तो यहां बच गया 1 का पावर 6 होने का मतलब भी हुआ 1 ही होगा।
और प्लस में हो जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 6। अब जोड़िए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/6। जब कट जाएगा तो भागफल होगा 1 न कि शेषफल 1 हो जाएगा, अर्थात शेषफल हो जाएगा 0। शेषफल बराबर 0 और जिस ऑप्शन में 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर 0 को डाल देंगे तो गलत ना हो जाएगा, वो 3 अंक में चला जाएगा। और इसमें सबसे छोटा 0 को छोड़कर सबसे छोटा कौन है 3 है। उसके बाद अब 0 डालेंगे और इधर बढ़ते क्रम में इसको सजा देंगे। 3056 जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दो संख्याओं के मस्सा और लस्सा क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस्सा गुने मस्सा होता है, एक ही बार में हम लिख जाएंगे। तो पहले दोनों में से किसी एक को पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या प्राप्त हो रही है। पहली संख्या में 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो होता है उस तरीके से क्या निकाल लेंगे। पहली संख्या हमारी हो जाएगी 75 गुना 3 और दूसरी संख्या मुझे मालूम नहीं। और फिर बोलता है कि मस्सा जो दिया हुआ है कितना हमारा दिया हुआ है 75 और लस्सा दिया हुआ है 450। बस ये दूसरी संख्या यही है हमारी, इसी का मान निकालना है। 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा और 3 से जब इसको आप काटिएगा तो यह 150 बार में कट जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है एक बॉक्स में 110 रुपया रखे हुए हैं जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया वैसे सजा दीजिए। 1:2:3 के अनुपात में है और इसके ऊपर ही लिख देते हैं, या हाँ ठीक है ऊपर ही लिख देते हैं। ये 1 रुपया है, 1 रुपया है, ये 50 पैसा है और यह 25 पैसा है, इसी अनुपात में है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में इसमें हम क्या करेंगे कि पैसा इक्वल टू टोटल को पैसा में बदल देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए करेंगे क्या, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं और अनुपात 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 100 प्लस उसके बाद में ये 50 पैसा में है ही, इससे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 100 और प्लस 25 तिया कितना हो जाएगा 75। उसके बाद में इक्वल करेंगे, कितना रुपया रखा हुआ है 110 और गुना कर देंगे 100 से, तो ये पैसा में हमारा कन्वर्ट कर गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 275 अनुपात बराबर 110 गुना लिख देते हैं 100। अब काटते हैं इसको, जब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 8 3 11 25 से और ये कट जाएगा 4 बार में। 11 से फिर इससे ये कटेगा, यहाँ बच गया 10, इसको कैंसिल कर देंगे। अनुपात 1 बराबर आ गया 40। अब जिस अनुपात के बारे में हमसे पूछा गया उसका आंसर हमसे निकल जाएगा। अगर 1 रुपया के बारे में पूछता हमसे तो क्या हो जाता है आंसर 40 हो जाता। 2 के बारे में हमसे पूछा है तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 और यही हमसे पूछा भी गया है। और 3 के 12 में हमसे पूछता तो इसकी संख्या हो जाती है 120। इस तरीके से हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। यदि पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपया और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपया हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष का CI जो है पहले वर्ष के लिए लिख दे रहे हैं 500 रुपया है और ये दूसरे वर्ष का जो CI हमको प्राप्त हो रहा है वह 550 रुपया हमको प्राप्त हो रहा है और मूलधन इसमें हमको पता नहीं है। तो हम जानते हैं कि
जो मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मूलधन होगा उसके बदले में पहले साल 500 रुपया मिला, फिर मूलधन जो होगा उसके बदले में भी 500 मिलेगा, लेकिन ये 500 का जो ब्याज है ना वही 50 रुपया हो गया है। इसी के सहारे हम दर ज्ञात कर लेंगे। तो दर बराबर जो हो जाएगा, वार्षिक दर बराबर ब्याज कितना इसमें बड़ा है 50 रुपया, तो 50, इसका मूलधन कौन है इस 50 का, ये 500 बट्टा में हो जाएगा मूलधन के 1% से भाग दे दीजिए, आंसर निकल गया। कितना हो जाएगा 10% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 24 cm लंबाई, 16 cm चौड़ाई और 16 cm ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 8 cm भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकता है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे, आयतन इक्वल टू आयतन आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले अगर इधर से पूछ रहा है जिसकी संख्या उसी को घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, अर्थात 8 गुना 8 और पता नहीं इसकी संख्या कितनी है, इक्वल टू घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। बस हो गया। देखिए 8 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, इस 8 से काटेंगे और तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये भी 2 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में हम काट दिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, और यही घनाभ की संख्या जो होगी 12 होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है हिना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। और हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। लेकिन यहां पर एक चीज और समझने वाली बात होती है कि देख लीजिए, एक निश्चित दूरी है और किसी अलग चाल से, इधर से मान लीजिए कि इधर से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और वापसी कर रहा है इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आपको एक फॉर्मूला होता है उसी को लगा दीजिए। औसत चाल बराबर होता है 2, पीछे बताए भी थे, x बटा x प्लस वाई, जहां x और y चालों की चाल है। तो मान लीजिए कि ये x वाला जो है ये है और मान लीजिए कि y वाला मान ये है, कुछ नहीं है इसमें, तो रखेंगे 2 इंटू 110 गुना 50 और बट्टा इन दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। आप किसी से कैंसिल कर सकते हैं इसको, देखिए 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, उसके बाद में देखिए 2 यहाँ खत्म करेंगे और 2 इसमें का खत्म करेंगे हम, तो कितना बच जाएगा 25 यहाँ, और देखिए वहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4 बनेगा, तो 4 इसको खत्म करेंगे तो क्या बच जाएगा 4। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात ये, इसको गुना कर देंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा 2 और बट्टा हो जाएगा भाग में 4। अब इसको हमको भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 तो जाएगा नहीं, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो बचा कितना यहाँ पर 3 और उसके बाद 32, 8 चौका 32, उसके बाद बच गया 3, उस पर आएगा एक 0, तो दशमलव दे दिए, तो 7 चौका 28 और उसके बाद में 4 पच्चे 20, अर्थात 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि नीचे दी गई तालिका में एक हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या और उनका संगत वजन किलोग्राम में दर्शाया गया है। यात्रियों की कुल संख्या 40 है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, और ये तालिका हमको दिया हुआ है, ये यात्रियों की संख्या है और ये उनका वजन है। यात्रियों की संख्या 4 है जिसका वजन 90 केजी है, यात्रियों की संख्या 15 है जो 60 केजी है, 6 है, बस मतलब यही है, ये यात्रियों की संख्या है और ये इनका वजन है। सभी 40 यात्रियों का औसत वजन कितना है, और हमारे पास आंसर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि औसत वजन हो या कुछ भी हो, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, अर्थात आंकड़ों का योग। तब आंकड़ों का योग निकालने के लिए यात्रियों की संख्या गुना
90 यानी कि 4 वाला, फिर यात्रियों की संख्या 15 और उनका वजन कितना है 60, फिर उसके बाद में यात्रियों की संख्या, उसके बाद में 75 प्लस यात्रियों की संख्या, उसके बाद में है 78 प्लस फिर यात्रियों की संख्या प्लस में 72, फिर यात्रियों की संख्या, उसके बाद में गुना 45 और टोटल यात्रियों की संख्या से क्या करेंगे भाग दे देंगे, बट्टा 40 बन जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 प्लस 15 छक 90 अर्थात 900 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 15 तिया 45 450 प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 पच्चे 35 यानी कि 300 और 8 पच्चे 40 अर्थात हो जाएगा हमारा 390 प्लस उसके बाद में ये गुना हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 तीर का 21, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 7 चौका 28 280, उसके बाद में ये हो जाएगा 7 पच्चे 35 अर्थात 315 हो जाएगा 315 और बट्टा में हो जाएगा फिर से क्या करेंगे 40। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबका हमने जोड़ निकाल लिया है, पहले हमने जोड़ा है तो इसका जो सबको आप जोड़िएगा तो आएगा 2631 और आप उसमें जब 40 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको 65.775 किलोग्राम इसका औसत वजन हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में 65.77 है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है एक पार्टी में 20 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला होता है इसके लिए, एक फार्मूला होता है लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 और इसी में क्या करेंगे माइनस लगा देते हैं ना तो हाथ मिलाए गए व्यक्तियों की संख्या हमको पता चल जाता है। तो यहां पर हम देखिए कुल कितनी बार हाथ मिलाएं तो लिख देते हैं कुल हाथ मिलाएं बराबर फार्मूला हो जाएगा n इंटू और देखिए प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है और बटा में 2 कर देते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना जी, जहां से आया हुआ है तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे और जहां लिख देते हैं यहां पर जहां n बराबर व्यक्तियों की संख्या है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है 20 गुना 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और बटा में 2, इससे कटेगा तो 10 और फाइनल रिजल्ट 190 हमारा आंसर हो जाएगा। ये मौखिक ही बन जाता है, फिर भी हमने यहां पर लिख दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात x² - 7x + 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यही देखिए जो x का जो देखिए द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं और त्रिघात में 3 मूल होते हैं। तो यहां द्विघात है तो 2 मूल होंगे, वही मान निकालना है। देखिए तो इसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए और फिर जोड़ने घटाने पर ये बीच वाले के मान के बराबर हो जाए। तो यह 12 है तो 3 चौका 12 में ये टूट जाएगा। तो x बराबर जो हमारा मान निकल के आएगा -3 और -4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब यह बराबर को क्रॉस करता है ना तो फाइनल जो रिजल्ट होगा उसके बाद में इसमें भाग दिया जाता है यहाँ के जो कोफिशिएंट होते हैं उससे। 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अब ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो इसका भी रिजल्ट प्लस होएगा और फाइनल रिजल्ट हमारा 3,4 ये मूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है यदि 2,-2 और 5,2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिए कि यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है और 2 ये क्रमागत इसके शीर्ष है 2,-2 एंड 5,2। तो पूछता है कि इसकी जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की ये क्या होगी। तो सब तो समान ही होता है ना,
तो बस यही निकालना है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आप जानते हैं इसको कहते हैं हम x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2। अब मान यहां पर क्या करेंगे, रख देंगे। जब यहां मान रखेंगे तो यहां हो जाएगा 5 और माइनस इसके जगह पर हो जाएगा 2, उसका स्क्वायर प्लस यहां रखेंगे y2 के जगह पर 2 एंड माइनस, और उसके बाद में इसमें आ जाएगा माइनस में 2 और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब ये घटेगा तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस, जब ये माइनस इसमें एंट्री करेगा तो ये प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 25 और ये बाहर निकलेगा तो 5 इकाई। तो जिस ऑप्शन में 5 इकाई दिया हुआ है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे लिखेंगे। 120 ग्राम खत्म कर देंगे, सीपी का 150 एसपी के इक्वल है। तो ध्यान दीजिए, जब कटने वाला तो इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा और 3 से ये भी कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 30 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा 5 और ये रुपया में मान लिए, और ये एसपी जो हो गया ये 4 रुपया में हो गया। तो कितना का हानि हो रहा है, 1 रुपया का, तो हो जाएगा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर 1 बटा कितना पर 5 गुना कितना 100%, अर्थात 20% की हानि। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल क्या है हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा का, और समय कितना लग रहा है 64 सेकेंड लग रहा है। तो बटा 60 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट कर गया, फिर बटा 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट कर गया। 15 तिया 45 और 15 चौका 60, उसके बाद में इससे जब फिर काटेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 20। उसके बाद इससे जब इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 20 या 60 ठीक है, 16 चौका 64 हो गया। उसके बाद में जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा 4 चौका 16 और फिर ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना 5 बार में कट गया। इसका मतलब आ जाएगा 4/5, जिसका अर्थ हो जाएगा 0.8 किलोमीटर आंसर। जिस ऑप्शन में 0.8 है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि उस समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सार्व अंतर 4 है। अर्थात ए का मान दिया हुआ है 5 और डी का मान दिया हुआ है हमारे पास 4, और हमसे पूछता है कि A9 बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं कि A9 बराबर A प्लस, और देखिए इसमें से 9 पूछ रहा है तो एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8D हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। और 8 गुना 4 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। जिस ऑप्शन में 37 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, दिए गए वैल्यू को क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में किसी एक में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर
तो सजाएंगे तो क्या आएगा 1, उसके बाद में क्या आएगा 2, उसके बाद में क्या आएगा 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 8, और इसमें ऐसे छांट देते हैं, जो बीच में बच गया वही हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसके लिए एक फॉर्मेट हम आपको समझा देते हैं, फिर कभी इसका ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 1 2x डिवाइडेड होना चाहिए a या b से। तो देखिए इसका संख्या निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जो ये पूर्णांक होगा अंतिम पूर्णांक, उसमें हम लोग a से भाग देंगे प्लस फिर क्या करेंगे उसी में b से भाग देंगे। उसके बाद में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, फिर x अब बट्टा में a और b के एलसीएम से, a और b का लसा से भाग देंगे, a b के लसा से, और जो भी यहां पर भाग देने पर कटेगा उस सभी का पूर्णांक लेंगे, सभी का सिर्फ पूर्णांक लेंगे। जब दशमलव में जाएगा तो उसको हमको नहीं लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात को समझिएगा, इसी फॉर्मेट पे हम इसको सजा रहे हैं, इस पर अब लेके आ रहे हैं। अब लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 बट्टा में 3 से भाग देना है, प्लस 100 बट्टा में 4 से भागना है, माइनस 100 बट्टा 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। अब उसके बाद कैलकुलेशन इसका कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 33 बार में कटेगा, 3, बाकी को शेष को छोड़ दीजिए। अब प्लस यह पूरा कट रहा है 25 ले लेंगे, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 8 96, 8 से कट जाएगा। जब इसमें से 8 आप घटाइएगा तो इसको जोड़िएगा 25, और इसमें से 25 8 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये फॉर्मेट हमारे पास, ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। ये इसका कहने का मतलब है कि b a गुना b3, उसके बाद में जो इसका गुणनफल होगा 73a हो जाएगा। अब इसमें एक बात सोचने वाली है, कहता है कि यहाँ पर क्या हिसाब मान रखिएगा कि दोनों जगह पर a का मान, यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ भी 1 आए, यहाँ 2 आए तो यहाँ भी 2 आए, यहाँ 3 आए तो यहाँ भी 3 आए, यहाँ 4 आए तो यहाँ भी 4 आए। एक दो बात है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, उसके बाद में नहीं तो आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 1 रखेंगे तो 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो भी 9 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप 4 लेफ्ट रखते हैं तो 12 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 1 का मान 5 रखते हैं तो 5 × 15 तो 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अभी इस मान को चेक करना है। इससे बेटर होगा कि इस तरह हम न चेक करके ऑप्शन से ही डायरेक्ट इस चीज को चेक कर लेंगे। तो ए का मान तो हमने इस पर रख दिया, उसके बाद बात आता है किसका, ऑप्शन बी का मान रखने का। ऑप्शन जब बी का हम मान इसमें रखेंगे, आइए ऑप्शन चेक करने। तो जिसमें अगर ए का मान तो हमने चेक कर ही लिया, ए का मान 5 है, 2 जगह पे है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो आइए पहले 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो आप जब इसमें रखिएगा 2 5 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर भी 5 आ जाना चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 × 15 के 5, तो हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 दूना 6 और 10, 16 1 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे, 4 और 1 5 आ गया। देखिए इस चीज को ये ले लिया, अर्थात हमारा यहाँ पर बी का जो मान होगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या हमारे पास x²। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा प्लस में 6xy बट्टा में
5, उसके बाद अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5xy बट्टा में 6 हो जाएगा। उसके बाद में इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -y² हो जाएगा। बस इसको अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x²। देखिए इससे इसमें जाएगा तो 36 और इससे इसमें जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 36 में से 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 11xy और ये दोनों का गुणनफल ये एलसीएम का ये 30 और -y², कोई कुछ नहीं है इसमें। अब जिस ऑप्शन में x² प्लस 11x इंटू वाई बट्टा 30 -x², वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है यदि एक दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात है। देखिए एक दर्जन मतलब 12 गो है, ये गिर के टूट जाता है तो ऐसे बिखरता है कि एक के तरफ चला जाता है और टूटा हुआ एक तरफ छाट दिए और एक तरफ हम छाट दिए बिना टूटा हुआ, न टूटा हुआ लिख देते हैं, न टूटा हुआ। यानी कि इसकी कितनी संख्या हो सकता है कि 2 अगर इसमें से टूटा हुआ है तो 10 नहीं टूटा हुआ है, हो सकता है कि 1 टूटा हुआ है तो 11 नहीं टूटा हुआ है, हो सकता है कि 4 टूटा हुआ है। इसका मतलब अब उसका अनुपात, इसी का अनुपात हमारे सामने दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें क्या करते हैं कि टूटे हुए और न टूटे हुए दोनों संख्याओं के योग से, मतलब जो अनुपात में दिया हुआ है, अगर इनको जोड़कर और भाग देते हैं जो भी संख्या दिया हुआ है, अगर वो भाग से पूरा कट रहा है वही उसका अनुपात है। तो देखिए 3 और 7 से जब भाग देंगे तो जोड़ेंगे इसको तो 10 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो यह कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 5 और 1 6, जब इससे कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 और 7 से जोड़ के भाग देंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 3 और 5 से, यानी कि इनको जोड़ने के बाद ये संख्या कट जाना चाहिए। 3 और 2 5 से ये भी नहीं कट रहा है पूरा, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन यह भी है। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 डिग्री अधिक है, कोण बी का मान कोण सी के मान का 4 गुना है। कोनों ए बी और सी के मान क्रमशः क्या होंगे। मान लिए कि यह एक कोई त्रिभुज है, यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। तो क्वेश्चन में कहता है कि कोण बी का मान सी के मान का 4 गुना है। तो मान लिए कि यह x है तो यह कितना हो जाएगा 4x है। और फिर क्वेश्चन में कहा है कि कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 अधिक है, अर्थात यह x तो है ही और इससे 12 अधिक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात यहां हम लिख भी सकते हैं कोण ए अनुपात, या अलग भी लिख सकते हैं, अनुपात मैंने दिया है, कॉमा बी कॉमा उसके बाद में सी, अर्थात इसका जो मान है x आएगा, इसका जो मान आएगा 4x आएगा और इसका जो हमारा मान आएगा यह x + 12 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जोड़ेंगे तो 4 गो x और 1 गो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6x + 12 बराबर 180। अब इसमें से यह जाके घट जाएगा तो बचेगा 6x = कितना 6x = यहाँ हो जाएगा हमारा 68, 168 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो 6 दूना 12 और बच गया 48, 8 छक 48, 28 हो जाएगा, अर्थात x का मान जो आ गया 28 डिग्री आ गया। अर्थात कोण सी का जो मान होगा वो कितना होगा 28 डिग्री होगा हमारा। उसके बाद में ये 28 चौका यानी कि 3 चौका 12, 112 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में 28 और 2 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 40 डिग्री 112 डिग्री और 28 डिग्री है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की
कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाली मिश्रण की सांद्रता 60% हो। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ 36 दिया हुआ है तो 36 लीटर लिख देंगे, और इसका जो ये बात कहा गया है ये 25%, ये एलिगेशन मेथड जो होता है उससे हम लोग, और यहाँ वाली मात्रा हमसे पूछी जा रही है 80%, और दोनों को मिलाने के बाद जो है कितना हो जाना चाहिए, 60% वाला मात्रा हो जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तिरछा करके घटा दिया जाता है। दूसरा भी मेथड है, हम जानते हैं, कभी फिर उसका भी चर्चा करेंगे। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20%, और देखिए ज्यादा है, एक बार इधर ज्यादा रहता है तो एक बार यहां पर रहता है। अब इस ज्यादा वाले मान में से इसको एक बार घटाएंगे, जब आप इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा यहां पर 35%। यह कट रहा है, किस अनुपात में कट रहा है, 4:7 के अनुपात में कट रहा है, 5 से कट गया, अर्थात अनुपात 4 बराबर कितना लीटर, 36 लीटर दिया हुआ है, 36 लीटर, तो अनुपात 1 बराबर 9 चौका 36, 9 लीटर, तो हमारा हमसे मान इसके बारे में पूछा गया है, अर्थात अनुपात 7 बराबर, तो यहीं पे लिख देते हैं अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 लीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 63 लीटर। 63 लीटर 80% सांद्रता वाले संतरे को इसमें मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान देने वाली बात इसमें है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि नंबर सिस्टम का समझ होना चाहिए। कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे शुरू होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सत्य असत्य बताना है, तो होती है नहीं हो यहां से 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन जब 0 को शामिल कर दिया जाएगा तो यह प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा की जांच करते हैं। दूसरा में कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है वह ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अर्थात जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी जाएगा, इधर भी डॉट डॉट के सहारे चला जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो हाँ प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, सबके नीचे में हम बटा लिख देंगे तो यह संख्या जो होगा यह P/Q का रूप ले लेगा। तो यह दूसरा जो बात है, दूसरा जो है ये सही है। तीसरा की जांच करते हैं। तीसरा में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो मान लीजिए कि जो संख्या फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, 3/5 में है, तो ये कैसे ये पूर्णांक संख्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा 2 नंबर सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट के दौरान किसी देश द्वारा विभिन्न खेलों पर किया गया व्यय निरूपित करता है, यानी कि खर्च के बारे में बताता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। नोट, आकृति पैमाने के लिए नहीं खींची गई है। ये हमारे पास जो पाई चार्ट दिया गया है, कहता है कि 2015 के दौरान एक साथ क्रिकेट और टेनिस, तो क्रिकेट हमारा ये है और टेनिस हमारा ये है, पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ, यानी कि टोटल का कितना प्रतिशत हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, और टेनिस और इसके बारे में गया है, बताया गया है क्या कितना प्रतिशत खर्च हुआ। तो देखिए टेनिस और क्रिकेट को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 + 77/360, यानी कि 360 डिग्री टोटल का गुना हो जाएगा 100%। बस यहां पर हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं, ये छूट गया था, हो गया, कुछ नहीं है, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 और 8 × 8 = 16 बट्टा हो जाएगा 360 गुना हो जाएगा 100%। एक 0 से एक 0 को कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 18 9 162 और ये हो जाएगा 9 चौका 36। उसके बाद में ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा
5 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 का तो आ जाएगा 45%, यानी टोटल का 45% क्रिकेट और टेनिस पर खर्च किया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि हम जानते हैं कि का को पहले काट दो तब करो भाग, धन को जोड़ दो तब करो घटाओ, तो वही क्रिया यहां करना होगा हम लोग को। देखिए लिखेंगे 3, उसके बाद में यहां पर हम भाग दिया है तो दे देते हैं, उसके बाद इसको पहले गुना कर लिया, 18 लेते हैं कितना हो जाएगा 54, उसके बाद में फिर हो जाएगा 54 हो गया तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 22 है गुना 6 है, फिर भाग है तो रहने दीजिए, फिर 18 हो जाएगा, फिर -3, फिर भाग, उसके बाद 2 प्लस 10 -3, उसके बाद में क्या है यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग दीजिए और इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 का 27 और गुना में क्या हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो ये तो इसमें भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6 और बट्टा में बन जाएगा 54 माइनस यहां हो जाएगा 22 गुना 6 और बट्टा में हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा -3 बट्टा में 2 प्लस 10 -3 बट्टा 27 गुना 9 ऐसे बन जाएगा। अब काट दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 18 तो कितना हो जाएगा 18 3 54, उसके बाद में ये हमारा कट जाएगा 6 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, 6 3 का 18, उसके बाद में ये 9 3 का 27, 9 3 का 27, ये कट के कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। पहले इसको सजा लेते हैं फिर से, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 22 बट्टा 3 माइनस 3 बट्टा 2 प्लस में 10 और माइनस में 1 हो जाएगा। अब इस पर क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा 44, फिर ये हो जाएगा माइनस में 9 और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 60 और ये भी हो जाएगा माइनस में 6, ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारा कितना 44 और 6 कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दिए, 50 इसमें से घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 10। अब रुक जाइए, 10 तो 9 और उसके बाद में एक निकल जाएगा इसमें से और इसमें से एक 9 निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा 2 + 1/6 अर्थात 3/6 = 1/2। जिस ऑप्शन में 1/2 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा बराबर 80 डिग्री है तो अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, अर्थात इसमें से प्रत्येक के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि भुजाओं की लंबाई समान है तो समान भुजाओं के सामने का कोण भी समान होता है। तो मान लिए कि यह भी x है और मान लिए कि यह भी x है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का और थीटा के बारे में दिया हुआ है 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, x फिर ये और ये जोड़ेंगे एक साइड और 180, तो 180 में से 80 ऐसे ही घट जाएगा तो क्या बचेगा 100 और इधर से भाग दे देंगे तो 50 आंसर हो गया। लेकिन हम बता देते हैं एक बार, x प्लस फिर x प्लस 80 = 180 जाके घट जाएगा, इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 100 अर्थात x बराबर 50 डिग्री। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट कितनी होगी, या एकल छूट भी होता है या एक छूट, दोनों बात बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड हम लोग देखते हैं। मान लिए कि कोई चीज जो है वो 100 है और या 100% ही है, 100% बराबर 100 है, या भी वो भी 100 है या 100 है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिए कि 100 है, अब इसका जो है ये 100% है, 100% का 20% इसमें से कम कर देंगे। यहां पर हम 20% जैसे ही कम करेंगे इसका तो क्या बचेगा 80 बचेगा
और अब ये भी 100% का काम करने लगेगा। अब इसका 15% आपको कम करना है, तो 15% इसका आप निकालिए तो 12 आएगा, और जैसे ही इसमें से आप 15% कम कीजिएगा तो 12 जब बचेगा तो ये कट निकलेगा तो 68 बचेगा। तो ये फाइनली एक छूट पर जब लेके जाएंगे तो कितना कम हो गया, यह कम हो गया 32। तो इसका आंसर जो होगा 32 बट्टा कितना पर, इस 100 पर, 100 गुना 100%, एकल छूट कह सकते हैं, या एक छूट, एकल छूट इक्वल टू, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, बराबर 32%। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा जो होता है एकल छूट, इसका यूज आप कर सकते हैं एकल छूट के फॉर्मूला के भांति कि a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। एकल छूट में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकल छूट बराबर हो जाएगा, मान रखिए 20 प्लस 15 माइनस 20 गुना 15 और बट्टा में हो जाएगा 100, और परसेंटेज लगा दीजिए। इससे कटेगा तो 5 बार में, इससे कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, घट जाएगा तो बच जाएगा 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा 32%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला और ये हमारा 85 नंबर जो क्वेश्चन होगा, यह लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वह संख्या है, यानी कि जो परिणाम जितना है उतना आ जाता है। अर्थात हम क्या करेंगे, इसमें संख्या बराबर संख्या कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। किसी संख्या जो है वो कितना है, वह 100% है, और वही संख्या आ जाता है कब, इसके 85% में। इसमें 75 जब जोड़ दिया जाता है तो ये जब आके इधर घटेगा तो क्या बचेगा 15%। 15% बराबर 75, तो 1% लिख देते हैं। 1% बराबर 15 25 75 5, तो 100%, अर्थात वह संख्या, यही तो है संख्या। संख्या बराबर क्या हो जाएगा 500। जब इधर से हम 00 किए तो इधर भी, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।